नमस्कार। आज हम सिंचाई इंजीनियरिंग की दुनिया में एक खास पहलू पर थोड़ी गहराई से नजर डालेंगे। जी। हमारा ध्यान रहेगा नहरों पर, मतलब कैनल्स, और उनसे जुड़ी जो तकनीकी बातें हैं उन पर। हाँ, बिल्कुल। हम कुछ बहुत जरूरी शब्दावली देखेंगे। नहरों में पानी कम कैसे हो जाता है, मतलब वाटर लॉसेस। हाँ, ये बहुत अहम मुद्दा है। और फिर कैनेडी की जो मशहूर नहर डिजाइन थ्योरी है, बिल्कुल। उस पर भी बात करेंगे। जी, कैनेडी की थ्योरी। ये सारी जानकारी एक काफी विस्तृत तकनीकी लेक्चर पर आधारित है। हमारा मकसद है कि इसमें से सबसे, आप कह सकते हैं, अहम और दिलचस्प बातें निकालकर श्रोताओं तक पहुंचाई जाएं। हाँ, ताकि एक साफ तस्वीर बन सके। बिल्कुल, एक स्पष्ट समझ। तो चलिए शुरू करते हैं इसे परत दर परत खोलना। जरूर। तो पिछली बातचीत का थोड़ा सा याद दिला दूं। हमने समझा था कि नहर क्या है। हाँ, बिल्कुल। पानी को स्रोत से खेतों तक ले जाने का एक मानव निर्मित रास्ता। बिल्कुल। उसके हिस्से भी देखे थे, जैसे साइड स्लोप, बर्म्स, स्पॉइल बैंक वगैरह। जी। और हमने ग्रॉस कमांड एरिया यानी जीसीए और कल्चरेबल कमांड एरिया सीसीए जैसे शब्दों का भी जिक्र किया था। हाँ, जीसीए मतलब वो पूरा इलाका जहाँ सिंचाई हो सकती है, और सीसीए वो हिस्सा जहाँ असल में खेती लायक जमीन है। बिल्कुल सही। तो अब इन्हीं बेसिक से आगे बढ़ते हैं। हाँ, तो कुछ और महत्वपूर्ण शब्द हैं समझने के लिए। पहला है सिंचाई की तीव्रता, इंटेंसिटी ऑफ इरिगेशन। ये क्या चीज है? देखिए, ये बताता है कि किसी एक साल में जो कुल खेती लायक जमीन है सीसीए, उसके कितने प्रतिशत हिस्से पर असल में सिंचाई हुई। अच्छा, मतलब कितना परसेंट एरिया कवर हुआ सिंचाई से? हाँ, आमतौर पर यह 40 से 60% होता है, लेकिन कोशिश ये रहती है कि इसे बढ़ाया जाए 100% या उससे भी ज्यादा, 180% तक। 100% से ज्यादा? वो कैसे? उसका मतलब है कि कुछ जमीन पर साल में एक से ज्यादा बार सिंचित फसल ली गई, डबल क्रॉपिंग या मल्टी क्रॉपिंग जिसे कहते हैं। लेकिन इसमें एक संतुलन भी साधना होता होगा। मैंने सुना है ज्यादा सिंचाई से वाटर लॉगिंग। हाँ, बिल्कुल सही कहा आपने। और जमीन में खारापन, सैलिनिटी, ये सब दिक्कतें आ सकती हैं। बिल्कुल आ सकती हैं। इसलिए ये तीव्रता बहुत सोच समझकर तय करनी पड़ती है। जरूरत से ज्यादा सिंचाई नुकसान कर सकती है। ठीक है। अगला टर्म है कुल और शुद्ध बोया गया क्षेत्र, ग्रॉस एंड नेट सोन एरिया। इनमें क्या फर्क है? देखिए, शुद्ध बोया गया क्षेत्र या नेट सोन एरिया वो खेती की जमीन है जिस पर साल में कम से कम एक फसल तो ली ही गई है। ओके, कम से कम एक बार। हाँ, और कुल बोया गया क्षेत्र यानी ग्रॉस सोन एरिया में ये शुद्ध क्षेत्र तो आता ही है, साथ में वो एरिया भी जुड़ जाता है जहां साल में एक से ज्यादा फसलें ली गई। अच्छा, जैसे आपने डबल क्रॉपिंग का कहा। हाँ, मान लीजिए 10 हेक्टेयर जमीन है, उस पर 2 फसलें ली साल में, तो शुद्ध बोया गया क्षेत्र 10 हेक्टेयर ही रहेगा। लेकिन कुल बोया गया क्षेत्र 20 हेक्टेयर गिना जाएगा। ये दिखाता है कि जमीन का इस्तेमाल कितनी बार हो रहा है। समझ गए। अब ये बताइए कि सिंचित किया जाने वाला क्षेत्र या एरिया टू बी इरिगेटेड, ये कैसे निकालते हैं? ये सीधा सा गणित है। जो आपका कल्चरेबल कमांड एरिया है सीसीए, हाँ, उसको सिंचाई की तीव्रता इंटेंसिटी ऑफ इरिगेशन हाँ। के प्रतिशत से गुणा कर दीजिए। अच्छा। जैसे अगर सीसीए 1000 हेक्टेयर है, हाँ। और तीव्रता 60% है, तो सिंचित किया जाने वाला क्षेत्र होगा 1000 गुणा 0.60 यानी 600 हेक्टेयर। ओके, तो डिजाइन इसी 600 हेक्टेयर के हिसाब से होगा। हाँ, पानी का इंतजाम इसी एरिया के लिए करना होगा। ठीक है। अगला टर्म है समय कारक या टाइम फैक्टर। ये सुनने में दिलचस्प लग रहा है, ये क्या है? टाइम फैक्टर एक अनुपात है, एक रेशो। ये बताता है कि किसी फसल की पूरी अवधि, मान लीजिए 120 दिन की है जी, तो उसके मुकाबले नहर असल में कितने दिन चलाई गई। मान लीजिए नहर सिर्फ 80 दिन चली। अच्छा, तो इस केस में टाइम फैक्टर होगा 80/120 यानी 2/3 या करीब 0.67 पर नहर पूरे समय क्यों नहीं चलती? पानी बचाने के लिए या कोई और वजह? हाँ, कई कारण हो सकते हैं। पानी की कमी हो सकती है, नहर की मरम्मत करनी पड़ सकती है, या फिर जैसा आपने पहले कहा, लगातार सिंचाई से वाटर लॉगिंग ना हो, इसलिए बीच बीच में बंद रखते हैं। ओके। लेकिन इसका एक नतीजा ये होता है कि अगर नहर कम दिन चल रही है तो उतनी ही पानी की जरूरत पूरा करने के लिए जब वो चलेगी तो उसमें पानी का फ्लो रेट, मतलब डिस्चार्ज, बढ़ाना पड़ेगा। अच्छा, ताकि कम समय में ज्यादा पानी दिया जा सके। ये तो पानी मैनेजमेंट का एक तरीका हुआ। हाँ, बिल्कुल। अब आते हैं क्षमता कारक यानी कैपेसिटी फैक्टर पर। ये क्या मापता है? कैपेसिटी फैक्टर ये दिखाता है कि नहर अपनी पूरी डिजाइन की हुई क्षमता का औसतन कितना इस्तेमाल कर रही है।
ये किसी एक पीरियड में नहर में बहने वाले औसत पानी मतलब मीन सप्लाई डिस्चार्ज और नहर की जो अधिकतम डिजाइन क्षमता है, डिजाइन कैपेसिटी डिस्चार्ज, उसका अनुपात होता है। यहाँ एक दिलचस्प बात दिमाग में आ रही है, क्या ये अलग-अलग मौसमों में बदलता है? बिल्कुल सही पकड़ा आपने। बदलता है। जैसे खरीफ के मौसम में सोचिए धान की फसल का समय। हाँ, उसमें पानी बहुत लगता है। बहुत ज्यादा। तो उस समय नहर लगभग अपनी पूरी क्षमता पर चलती है। औसत डिस्चार्ज और डिजाइन डिस्चार्ज करीब करीब बराबर होते हैं। तो कैपेसिटी फैक्टर ज्यादा होगा। हाँ, काफी ऊंचा होता है, करीब 0.90 से 0.95 तक। और रबी के मौसम में, जैसे गेहूं के समय? रबी में पानी की जरूरत कम होती है। हाँ। तो नहर में औसत पानी का बहाव डिजाइन क्षमता से काफी कम रहता है। हाँ। तो नतीजा ये होता है कि कैपेसिटी फैक्टर भी गिर जाता है, लगभग 0.60 से 0.70 के बीच रहता है। समझ गए। अब दो और मिलते जुलते शब्द हैं जिनमें ड्यूटी आता है। एक है पूर्ण आपूर्ति गुणांक या क्षमता पर ड्यूटी, फुल सप्लाई कोएफिशिएंट, ड्यूटी ऑन कैपेसिटी जी। और दूसरा है नाममात्र ड्यूटी, नॉमिनल ड्यूटी। पहले तो ये ड्यूटी क्या चीज है और इन दोनों में क्या अंतर है? देखिए, ड्यूटी का मतलब समझना जरूरी है। ये बताता है कि पानी के एक निश्चित प्रवाह, मान लीजिए 1 क्यूबिक मीटर प्रति सेकंड क्यूमेक पानी से हाँ, कितने क्षेत्रफल हेक्टेयर में की सिंचाई की जा सकती है। ओके, मतलब पानी की एफिशिएंसी। हाँ, एक तरह से। अब पूर्ण आपूर्ति गुणांक या क्षमता पर ड्यूटी जो है वो नहर के बिल्कुल शुरू में हेड पर हाँ, उसकी अधिकतम डिजाइन क्षमता के हिसाब से निकाली जाती है। ये बताती है कि अगर नहर फुल चले तो 1 क्यूमेक से कितना एरिया सींचा जा सकेगा। और नाममात्र ड्यूटी? नाममात्र ड्यूटी किसान के खेत तक पहुंचने वाले पानी के हिसाब से होती है, मतलब वितरक या डिस्ट्रीब्यूटरी के आउटलेट पर जो औसत सप्लाई मिल रही है। अच्छा, जो असल में मिल रहा है। हाँ, जो असल में किसान को मिल रहा है उससे वो कितना एरिया सींच पा रहा है। इसमें रास्ते में होने वाली पानी की हानि, लॉसेस, वो भी शामिल हो जाती है। तो ये क्षमता पर ड्यूटी से कम होगी? हाँ, आमतौर पे कम होती है। ठीक है। और आखिरी शब्द है फसल की तीव्रता या इंटेंसिटी ऑफ क्रॉपिंग। ये कुल बोया गया क्षेत्र, ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया, और शुद्ध खेती योग्य क्षेत्र, नेट कल्टिवेटेड एरिया का अनुपात है। अच्छा। ये दिखाता है कि उपलब्ध खेती की जमीन पर कितनी सघनता से, मतलब कितनी इंटेंसिटी से फसलें ली जा रही हैं, साल में औसतन कितनी फसलें उगाई जा रही हैं। तो कुल मिला के ये सारे टेक्निकल शब्द सिर्फ परिभाषाएं नहीं हैं। बिल्कुल नहीं, ये सारे पैरामीटर्स नहर प्रणाली को डिजाइन करने, उसे चलाने और पानी का सही बंटवारा, मतलब एफिशिएंट मैनेजमेंट, इसके लिए बहुत जरूरी है। हाँ, इनसे पता चलता होगा कि सिस्टम कितना अच्छा काम कर रहा है। एकदम सही। इन्हीं से पता चलता है कि सिस्टम कितना कारगर है और कहाँ सुधार की जरूरत है। ये पानी के कुशल प्रबंधन की कुंजी है, कह सकते हैं। चलिए, अब एक और बहुत अहम मुद्दे पर आते हैं, नहरों में पानी की हानि, वाटर लॉसेस। मुझे ये जान के बड़ी हैरानी हुई थी कि जब पानी स्रोत से, मान लीजिए नदी से निकलकर खेतों तक पहुंचता है, हाँ, एक लंबा सफर तय करता है। मुख्य नहर, फिर ब्रांच कैनाल, फिर डिस्ट्रीब्यूटरीज, इस पूरे रास्ते में 25% से लेके 50% तक पानी खो सकता है। हाँ, ये आंकड़ा बिल्कुल सही है और ये सिंचाई प्रणालियों की एक बहुत बड़ी चुनौती है। 50%? ये तो बहुत ज्यादा है। और पानी की ये हानि मुख्य रूप से 2 वजहों से होती है। एक है वाष्पीकरण, इवेपोरेशन, हाँ। और दूसरा जो ज्यादा बड़ा कारण है वो है रिसाव, यानी सीपेज। वाष्पीकरण तो समझ आता है, मतलब पानी का धूप और हवा से भाप बनकर उड़ जाना। बिल्कुल, पानी की जो खुली सतह होती है नहर में, वहां से। लेकिन आपको शायद हैरानी हो, ये कुल हानि का बहुत छोटा हिस्सा होता है। अच्छा, कितना? मुश्किल से 2 से 3%। ये तापमान पर, हवा की रफ्तार पर और हवा में नमी यानी ह्यूमिडिटी पर निर्भर करता है। ओह। बल्कि मजे की बात यह है कि जब हवा में नमी ज्यादा होती है, ह्यूमिडिटी हाई होती है, तो वाष्पीकरण कम होता है। हाँ, ये तो लॉजिकल है। गर्मियों में शायद थोड़ा ज्यादा होता होगा। हाँ, गर्मियों में थोड़ा बढ़ जाता है। तो फिर असली चिंता का विषय रिसाव, सीपेज। एकदम सही। पानी की हानि का बड़ा हिस्सा इसी से होता है। इसमें पानी नहर के तल यानी बेड और किनारों यानी साइड से रिस कर आसपास की जमीन में चला जाता है। अब ये रिसाव भी देखा जाए तो 2 तरह का होता है, परकोलेशन और अवशोषण। परकोलेशन और अवशोषण, इनमें क्या फर्क है? ये समझना जरूरी लग रहा है। देखिए, परकोलेशन तब होता है जब नहर से रिसने वाला पानी नीचे जो भूजल स्तर है, वाटर टेबल, हाँ, वहां तक जमीन को लगातार संतृप्त कर देता है, मतलब सैचुरेटेड कर देता है। एक तरह से नहर और ग्राउंड वाटर के बीच पानी का सीधा कनेक्शन बन जाता है।
अच्छा। ये खासकर उन मिट्टियों में ज्यादा होता है जिनमें पानी आसानी से नीचे जा सकता है, जैसे रेतीली मिट्टी, सैंडी सॉइल। और हाँ, बड़े परिप्रेक्ष्य में देखें तो पर्कुलेशन से पानी की हानि ज्यादा होती है और ये भूजल स्तर को भी ऊपर उठा सकता है, जो कभी-कभी वाटर लॉगिंग का कारण बनता है। और अवशोषण वो क्या है? अवशोषण में पानी सिर्फ नहर के बिल्कुल पास की मिट्टी को ही पूरी तरह संतृप्त करता है। ओके। उससे दूर जाने पर मिट्टी में पानी की मात्रा कम होती जाती है, वो अनसैचुरेटेड जोन रहता है। ये ज्यादातर उन मिट्टियों में होता है जिनकी पारगम्यता कम होती है, परमेबिलिटी कम होती है, जैसे चिकनी मिट्टी, क्ले सॉइल। अच्छा। इसमें पानी भूजल स्तर तक सीधे नहीं पहुंचता, बस आसपास की मिट्टी उसे सोख लेती है। हाँ, कभी-कभी कैपिलरी एक्शन से भूजल के ठीक ऊपर एक सैचुरेटेड परत बन सकती है। इसका मतलब ये हुआ कि रिसाव से कितनी हानि होगी ये कई चीजों पर निर्भर करता होगा। हाँ, बिल्कुल। बहुत सारे फैक्टर्स हैं, कुछ मुख्य बता देता हूँ। बताइए। पहला तो है मिट्टी का प्रकार, टाइप ऑफ सॉइल। जैसा हमने अभी बात की, रेतीली मिट्टी में पर्कुलेशन से ज्यादा हानि, चिकनी मिट्टी में अवशोषण से कम। हाँ। एक अंदाजा है कि ढीली रेतीली मिट्टी में यह हानि सबसे ज्यादा, करीब 5.5 क्यू में प्रति मिलियन वर्ग मीटर गीली सतह से हो सकती है। बाप रे। दूसरा है नहर की स्थिति। नई नहर में, जिसमें अभी गाद जमा नहीं हुई है, मिट्टी के छेद खुले होते हैं तो रिसाव ज्यादा होता है। अच्छा। पुरानी नहर में गाद जमने से, सिल्टिंग से वो छेद भर जाते हैं और रिसाव कम हो जाता है। ओके, ये तो दिलचस्प है। तीसरा, पानी में गाद की मात्रा। अगर पानी में पहले से ही ज्यादा गाद है तो वो छेदों को जल्दी बंद करेगी और रिसाव कम होगा। चौथा है पानी का वेग, वेलोसिटी। अगर पानी तेजी से बह रहा है तो उसे रिसने के लिए कम समय मिलता है, तो रिसाव कम होगा। हाँ, तेज बहाव से रिसाव कुछ हद तक कम हो सकता है। और पांचवा है नहर का आकार, उसका सेक्शन। नहर का गीला परिमाप, वेटेड पेरीमीटर, मतलब पानी के संपर्क में आने वाली कुल सतह। हाँ, तल और किनारे मिलाकर। हाँ, वो जितनी ज्यादा होगी, पानी को रिसने के लिए उतनी ही ज्यादा जगह मिलेगी और हानि भी ज्यादा होगी। तो नहर बनाते समय इन सभी हानियों का अंदाजा लगाकर चलना पड़ता होगा। एकदम जरूरी है, ताकि खेत तक पानी कम ना पड़े। बिल्कुल। डिजाइन डिस्चार्ज तय करते समय इन अनुमानित हानियों को जोड़ना पड़ता है, मतलब स्रोत से उतना एक्स्ट्रा पानी छोड़ना पड़ता है। चलिए, अब इस चर्चा के शायद सबसे दिलचस्प हिस्से पर आते हैं, नहरों का डिजाइन। हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण है। खासकर उत्तरी भारत जैसे इलाकों में, जहां नदियां अपने साथ बहुत सारी गाद, रेत, मिट्टी लाती हैं, जिसे जलोढ़ या अलूवियम कहते हैं। हाँ। एलुवियल सॉइल। और जब ये गाद वाला पानी नहरों में आता है तो इंजीनियर्स के सामने दो बड़ी चुनौतियां आती है। कौन सी? सिल्टिंग और स्काउरिंग। सिल्टिंग मतलब नहर के तल में गाद का जम जाना। सही कहा। इससे नहर की गहराई कम हो जाती है, पानी ले जाने की क्षमता घट जाती है, बार बार सफाई करनी पड़ती है, जो खर्चीला काम है। और स्काउरिंग? स्काउरिंग इसका उल्टा है। पानी का बहाव इतना तेज हो कि वो नहर के तल और किनारों की मिट्टी को ही काटकर इरोड करके बहा ले जाए। ओहो, इससे तो नहर कमजोर हो जाएगी। हाँ, उसका आकार बिगड़ जाता है, वो कमजोर हो सकती है, टूट भी सकती है। तो फिर लक्ष्य क्या होता है इन दोनों से बचना? बिल्कुल, लक्ष्य होता है एक स्थिर या रिजीम चैनल बनाना। स्टेबल और रिजीम चैनल। रिजीम चैनल। हाँ, मतलब एक ऐसी नहर डिजाइन करना जो न तो अपने अंदर लाई भी गाद को जमा होने दे, नो सिल्टिंग, और न ही अपने तल या किनारों को कटने दे, नो स्काउरिंग। एक संतुलन बनाना, जहाँ जितनी गाद पानी के साथ अंदर आए उतनी ही पानी के साथ बहकर आगे निकल जाए। समझ गई। और इसी चुनौती का हल निकालने के लिए भारत में दो बहुत महत्वपूर्ण सिद्धांत सामने आए, है ना? हाँ, कैनेडी की थ्योरी और लेसी की थ्योरी, ये दोनों बहुत मशहूर हैं। आज हम आरजी कैनेडी की थ्योरी पर बात कर रहे हैं, जो उन्होंने शायद 1985 में दी थी। हाँ, 1985 में आरजी कैनेडी ने पंजाब में अपर बारी दोआब नहर प्रणाली पर बहुत काम किया था। उसी के अध्ययन के आधार पर यह थ्योरी दी थी। और ये खास तौर पर कच्ची नहरों के लिए थी, मतलब अनलाइंड कैनाल्स। हाँ, खास तौर पर बिना पक्की लाइनिंग वाली जलोढ़ मिट्टी से बनी नहरों के डिजाइन के लिए दिया था। इसके पीछे कैनेडी का मुख्य विचार बड़ा दिलचस्प था, उनकी ऑब्जर्वेशन पर आधारित था। उन्होंने देखा कि पानी में बहते पानी में स्वाभाविक रूप से छोटी छोटी भंवरें बनती हैं, जिन्हें एडीज कहते हैं। अच्छा, पानी में घूमने वाली भंवरें। हाँ, उनका मानना था कि ये एडीज ही हैं जो गाद के कणों को पानी में घुलावा रखती हैं, सस्पेंडेड रखती हैं, उन्हें नीचे बैठने नहीं देती। ओके। और उन्होंने एक और महत्वपूर्ण बात मानी, जो बाद में थोड़ी विवादित भी हुई। उन्होंने माना कि गाद को ऊपर उठाए रखने वाली ये जरूरी एडीज सिर्फ नहर के तल से, मतलब बेड से ही पैदा होती हैं। सिर्फ तल से?
किनारों से नहीं? ये तो अजीब है। हाँ, यही उनकी थियरी का एक केंद्रीय बिंदु था कि ये एडीज तल से उठती हैं और उनका जो वर्टिकल कंपोनेंट होता है, ऊपर की ओर लगने वाला फोर्स। तो फिर उन्होंने जरूर किसी खास पानी की रफ्तार या वेग की बात की होगी जिस पर ये सब ठीक से काम करे। बिल्कुल, उन्होंने एक क्रांतिक वेग या क्रिटिकल वेलोसिटी V0 की अवधारणा दी। क्रिटिकल वेलोसिटी। हाँ, ये वो औसत वेग है जिस पर नहर में इतनी एडीज बनती हैं कि वो ना तो गाद जमा होने दे, मतलब नो सिल्टिंग, और ना ही अपने तल को काटे, मतलब नो स्काउरिंग। एक परफेक्ट बैलेंस वाला वेग। अच्छा, और इसका कोई फॉर्मूला भी दिया उन्होंने? हाँ, अपर बारी दोआब नहर के डेटा के आधार पर उन्होंने एक अनुभवजन्य सूत्र, मतलब एम्पिरिकल फॉर्मूला दिया। ये वेग V0 को पानी की गहराई y से जोड़ता था। V0 इज इक्वल टू 0.55 y 0.64। V0 इज इक्वल टू 0.55 y 0.64। इसमें y मीटर में और V0 मीटर सेकंड में। हाँ, बिल्कुल। लेकिन ये फॉर्मूला तो सिर्फ अपर बारी दोआब के लिए हुआ ना, जहाँ की मिट्टी वैसी थी। बाकी जगहों पर मिट्टी अलग हो सकती है, गाद अलग हो सकती है। एकदम सही सवाल। इसी मुश्किल को हल करने के लिए कैनेडी ने एक और चीज इंट्रोड्यूस की, क्रिटिकल वेलोसिटी रेशियो, जिसे m से दिखाते हैं। ये क्या था? ये एक फैक्टर था, एक मल्टीप्लायर। इसका मान उस जगह की मिट्टी और गाद के प्रकार पर निर्भर करता था। अच्छा, कैसे? जैसे अगर मिट्टी में मोटी रेत या बजरी है तो गाद भारी होगी, उसे सस्पेंशन में रखने के लिए ज्यादा तेज वेग चाहिए होगा, तो m का मान 1 से ज्यादा होगा, मान लीजिए 1.1 या 1.2। और अगर मिट्टी बहुत महीन गाद वाली है, फाइन सिल्ट, तो वो आसानी से सस्पेंशन में रहेगी, कम वेग पर भी काम चल जाएगा। तो m का मान 1 से कम होगा, जैसे 0.8 या 0.9। और अगर m इज इक्वल टू 1 है तो उसका मतलब है कि मिट्टी और गाद अपर बारी दोआब जैसी ही हैं। तो संशोधित फॉर्मूला बन गया v इज इक्वल टू 0.55 m y 0.64। ये v अब किसी भी जगह के लिए क्रिटिकल वेलोसिटी हो गई। हाँ, यही वो आइडियल वेग है। और अगर नहर में बहने वाला असल वेग, एक्चुअल वेलोसिटी, इस v से मैच ना करे तो? हाँ, ये बहुत जरूरी है। अगर असल वेग v इस क्रांतिक वेग से ज्यादा हो जाए, मतलब m1 वाली स्थिति या डिजाइन में गड़बड़, तो पानी में जरूरत से ज्यादा एनर्जी होगी और वो नहर के तल और किनारों को काटना शुरू कर देगा, स्काउरिंग होगी। और अगर असल वेग कम रह जाए, m1 वाली स्थिति? अगर असल वेग v क्रांतिक वेग से कम रह जाए तो एडीज उतनी मजबूत नहीं होंगी कि सारी गाद को उठाए रख सकें। नतीजा, गाद नहर के तल में जमने लगेगी, सिल्टिंग होगी। अब समझ आया कि ये क्रांतिक वेग V0 या V कहें इतना महत्वपूर्ण क्यों है। लेकिन इस थ्योरी का इस्तेमाल करके नहर डिजाइन करना ये तो काफी मुश्किल लगता होगा। सही वेग और गहराई कैसे तय करते होंगे? हाँ, मुश्किल था। कैनेडी की विधि में ट्रायल एंड एरर का तरीका अपनाना पड़ता था, मतलब अंदाजा लगाकर बार बार गणना करना। ट्रायल एंड एरर, वो कैसे? देखिए, संक्षेप में बताता हूं। पहले तो ये पता होता था कि नहर से कितना पानी ले जाना है, डिस्चार्ज Q। हाँ, इसके आधार पर पानी की एक गहराई y मान ली जाती थी। अज्यूम कर लेते थे। ओके, अंदाजा लगाया। हाँ, फिर उस इलाके के लिए जो म्यू का मान तय होता था, उसे इस्तेमाल करके और मानी हुई गहराई y से क्रांतिक वेग v निकालते थे। v इक्वल्स टू 0.55 म्यू y की पावर 0.64 से। ठीक है। फिर पानी के बहाव के लिए जरूरी नहर का क्रॉस सेक्शन एरिया a निकालते थे। a इक्वल्स टू QV। कैनेडी ने नहर का आकार समलंबाकार, मतलब ट्रिपेजॉइडल माना था, जिसके किनारे एक फिक्स्ड ढलान पर होते थे, आधा हॉरिजॉन्टल, एक वर्टिकल। इस ज्यामिति और एरिया ए से नहर की तली की चौड़ाई b और बाकी डायमेंशंस निकालते थे। अच्छा, चौड़ाई वगैरह पता चल गई। हाँ, फिर निकालते थे हाइड्रोलिक रेडियस r, जो AP होता है। P मतलब वेटेड पेरीमीटर। अब असली मुश्किल काम शुरू होता था। क्या? अब ये गणना करनी पड़ती थी कि इस डिजाइन की हुई नहर में पानी का वास्तविक औसत वेग, एक्चुअल मीन वेलोसिटी, जिसे v' कह लेते हैं, कितना होगा। ओह, एक और वेग? हाँ, इसके लिए कैनेडी ने उस समय के जो फेमस लेकिन जटिल फॉर्मूले थे, चेजी का फॉर्मूला और उसमें लगने वाला कटर का फॉर्मूला, उनका सहारा लिया। ये तो और मुश्किल हो गया होगा। बहुत। इन फॉर्मूला में हाइड्रोलिक रेडियस r और नहर के तल का ढलान s इस्तेमाल होता था। और ढलान s भी अक्सर अंदाजे से ही लेना पड़ता था, कोई 13,500 से 15,000 के बीच।
तो कटर के जटिल फॉर्मूला से पहले c चेजी कांस्टेंट निकालते थे, फिर v डैश इज इक्वल टू c स्क्वायर रूट ऑफ rs से वास्तविक वेग v डैश निकालते थे। और फिर आखिर में इस गणना से मिले वास्तविक वेग v डैश की तुलना शुरू में निकाले गए क्रांतिक वेग v से करते थे। अच्छा, v डैश और v की तुलना। हाँ, अगर v डैश और v लगभग बराबर आ गए तो मतलब हमारा शुरू का गहराई y का अंदाजा सही था और डिजाइन ठीक है। और अगर बराबर नहीं आए तो फिर पूरी प्रक्रिया दोहरानी पड़ती थी। एक नई गहराई y मानकर फिर से v निकालना, फिर a, b, r निकालना, फिर v डैश निकालना और फिर v और v डैश की तुलना करना। बाप रे, ये तब तक करते रहना पड़ता था जब तक गणना से मिला v डैश और लक्षित v लगभग बराबर ना आ जाए। ये तो सच में बहुत बहुत ज्यादा टाइम लेने वाला और थकाऊ काम रहा होगा। बिल्कुल, यही केनेडी की थ्योरी की एक बहुत बड़ी आलोचना भी थी, ये ट्रायल एंड एरर प्रोसेस। इसके अलावा भी इसमें कुछ और कमियां थीं। हाँ, बाद में कई कमियां पहचानी गईं। एक तो हमने बात की ये मानना कि एडीज सिर्फ तल से उठती हैं जबकि वो किनारों से भी उठती हैं। हाँ, दूसरा, नहर के तल के सही ढलान S की गणना के लिए कोई सीधा तरीका या फॉर्मूला नहीं दिया था। डिजाइनर को अनुभव या अंदाजे पर निर्भर रहना पड़ता था। तीसरा, वास्तविक वेग v डैश निकालने के लिए चेजी और कटर के पुराने और पूरी तरह अनुभव पर आधारित सूत्रों का इस्तेमाल होता था। उनकी अपनी सीमाएं थीं, वो हमेशा सटीक नहीं थे। ओके। चौथा, क्रिटिकल वेलोसिटी रेशो m का मान कैसे तय हो, इसका कोई वैज्ञानिक आधार नहीं था। बस अलग अलग क्षेत्रों के अनुभव के आधार पर मान दे दिए गए थे। अच्छा। और नहर की चौड़ाई और गहराई का अनुपात BD रेशो, इस पर कोई ध्यान नहीं दिया गया, जबकि बाद में पता चला कि ये चैनल की स्थिरता के लिए महत्वपूर्ण होता है। और जाहिर है ट्रायल एंड एरर प्रक्रिया बहुत लंबी और जटिल थी। क्या इन जटिल गणनाओं को आसान बनाने के लिए बाद में कोई तरीका निकला, कोई शॉर्टकट? हाँ, बिल्कुल। इन मुश्किल गणनाओं से बचने के लिए बाद में एक इंजीनियर थे, गैरेट। उन्होंने ग्राफिकल चार्ट्स बनाए। चार्ट्स? हाँ, जिन्हें गैरेट का डायग्राम कहा जाता है। ये केनेडी और कटर के समीकरणों पर ही आधारित थे, लेकिन इनकी मदद से डिजाइनर बिना इतनी लंबी चौड़ी गणना किए सीधे ग्राफ देखकर ही नहर के जरूरी आयाम, मतलब चौड़ाई और गहराई, पता कर सकते थे। अच्छा, इससे तो काम बहुत आसान हो गया होगा। हाँ, इससे डिजाइन प्रक्रिया काफी तेज और आसान हो गई। तो ये थी आज की हमारी चर्चा, जिसमें हमने नहर सिंचाई से जुड़े कई अहम तकनीकी पहलुओं को समझने की कोशिश की। जी, हमने महत्वपूर्ण शब्दावली जानी, नहरों में पानी की हानि क्यों और कैसे होती है, इस पर गौर किया। हाँ, वाष्पीकरण और रिसाव, पर्कोलेशन, अवशोषण, और फिर केनेडी की जो ऐतिहासिक नहर डिजाइन थ्योरी है, उसे विस्तार से देखा। उसके पीछे की सोच क्या थी, डिजाइन का तरीका क्या था और उसकी क्या सीमाएं थीं। हाँ, और अंत में एक विचारणीय बात छोड़ जाता हूँ। बताइए। केनेडी की थ्योरी, जिसमें वाकई कई कमियां थीं, फिर भी वो नहर डिजाइन के इतिहास में एक मील का पत्थर क्यों मानी जाती है? क्यों? क्योंकि इसने पहली बार जलोढ़ नहरों में ये जो गाद की समस्या है, सिल्टिंग और स्काउरिंग, उसे वैज्ञानिक ढंग से समझने और उसे कंट्रोल करने की कोशिश की। हाँ, ये तो है। इसने उन बेसिक चुनौतियों को सामने रखा जिनका सामना करने के लिए बाद में लेसी जैसे इंजीनियरों ने और बेहतर और ज्यादा परिष्कृत सिद्धांत विकसित किए। तो ये सोचना कितना दिलचस्प है कि अक्सर शुरुआती सिद्धांतों की जो कमियां होती हैं, जो उनकी सीमाएं होती हैं, उनको समझना ही भविष्य के इनोवेशन और सुधारों की असली नींव रखता है। बिल्कुल सही कहा आपने। एक बेहतरीन विचार रही है। सुनने के लिए आप सभी का धन्यवाद। उम्मीद है ये जानकारी आपको उपयोगी और रोचक लगी होगी। धन्यवाद। शायद अगली बार हम लेसी की थ्योरी पर इसी तरह गहराई से बात करें। तब तक के लिए अलविदा।